स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं स्टडी इजियर। आज हम करने वाले हैं क्लास 9 साइंस के चैप्टर का फर्स्ट चैप्टर मैटर इन अवर सराउंडिंग। इसमें आप अपने सराउंडिंग में हमारे आसपास में जितने मैटर हैं वो देखेंगे, मैटर के बारे में कुछ डेफिनेशन में जानेंगे और भी बहुत कुछ। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखेंगे इंडियन साइंटिस्ट और ग्रीक साइंटिस्ट का मैटर के बारे में क्या कहना था। उससे पहले हम चैप्टर के नाम से शुरू करते हैं, मैटर इन अवर सराउंडिंग, यानी कि हमारे पास जो मैटर हैं। तो हम चैप्टर के नाम में से मैटर देखते हैं कि मैटर क्या चीज़ होती है, क्या कहते हैं, किसे मैटर कहते हैं, एक डेफिनेशन के साथ। तो एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मास एंड ऑल्सो फील बाय सेंस इज कॉल्ड मैटर, यानी कि हर वो चीज़ जो स्पेस लेती है, ऑक्यूपाई कोई स्पेस लेती है, उसके पास मास हो और जो हम फील कर सके अपने सेंस ऑर्गन से, यानी कि अपनी बॉडी से टच करके फील कर सके, उसको हम मैटर कहेंगे। तो एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मास एंड ऑल्सो फील बाय सेंस इज कॉल्ड मैटर, इसे हम मैटर कहेंगे। तो आप समझ गए होंगे अब मैटर किसे कहते हैं। अब हम इसका फिजिकल नेचर देखेंगे और केमिकल नेचर हम किसी और चैप्टर में देखेंगे, आगे आने वाले चैप्टर में फिजिकल। इस चैप्टर में हम सिर्फ फिजिकल नेचर देखेंगे, आने वाले अगले चैप्टरों में हम केमिकल नेचर भी देख सकते हैं। तो हम इंडियन फिलोसोफर अबाउट मैटर के बारे में जानते कि इंडियन फिलोसोफर क्या समझते थे, मैटर के बारे में क्या जानते थे, क्या मानते थे। तो हम देखते हैं कि इंडियन फिलोसोफर मैटर के बारे में क्या मानते थे। तो वो मानते थे, उन्होंने मैटर को 5 एलिमेंट में कंबाइन कर रखा था, 5 एलिमेंट में डिवाइड कर रखा था, क्लासीफाई कर रखा था 5 एलिमेंट में। तो दे क्लासीफाइड मैटर इनटू 5 बेसिक एलिमेंट, और इसको हम पंच तत्व भी जानते हैं। अब इसमें देखते हैं हम पंच तत्व में आते कौन कौन से हैं। तो इसमें आते हैं एयर, फायर, स्काई, स्टार एंड वाटर। तो हम देखेंगे द क्लासिफिकेशन मैटर इनटू 5 बेसिक एलिमेंट्स, द पंच तत्व। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया द पंच तत्व के बारे में। अब इसमें हम देखते हैं 5 चीज़ें जो मैंने बता दी कि कौन कौन सी आती हैं। अब हम कुछ और उनके आगे बढ़ते हैं कि उनका और क्या मानना था, आगे वो क्या समझते थे मैटर के बारे में। पंच तत्व, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में आ सकता है, व्हाट इज़ पंच तत्व। तो हम देखते हैं उनका क्या मानना था, वो क्या मानते थे मैटर के बारे में, एलिमेंट के बारे में। तो अकॉर्डिंग टू them everything living or non living they only made up of these 5 basic element, यानी कि हर वो चीज़ जो जिंदा है या मृत है, लिविंग है या नॉन लिविंग है, वो बनी हो सकती है इन्हीं 5 बेसिक एलिमेंट से, यानी कि उनकी बेसिक एलिमेंट इन्हीं 5 में से कोई होगी। जो पंच तत्व में जितने भी 5 एलिमेंट आए थे, एयर, फायर, स्काई, स्टार एंड वाटर, यही उनके बेसिक एलिमेंट है जिससे वो बनी हो सकती हैं। अब हमने देख लिया इंडियन फिलोसोफर के बारे में। अब हम आगे चल के देखेंगे एंशियंट ग्रीक फिलोसोफर क्या मानते थे। एंशियंट ग्रीक फिलोसोफर भी ऐसा ही मानते थे, वो भी सेम यही चीज़ मानते थे। तो अब हम इस पे टाइम ना वेस्ट करते हुए अपना मॉडर्न साइंटिस्ट पे चलते हैं, जो कि वो क्या मानते हैं। तो जो मॉडर्न साइंटिस्ट थे वो 2 टाइप में मैटर को डिवाइड कर दिए, उनके फिज़िकल नेचर पे और केमिकल नेचर पे। तो इस चैप्टर में सिर्फ हम फिज़िकल नेचर पढ़ेंगे, अगले में हम केमिकल भी पढ़ सकते हैं। और जो मॉडर्न साइंटिस्ट हैं उन्होंने इनको 2 बेस पे डिवाइड किया, फिज़िकल और केमिकल। तो हम इसमें सिर्फ फिज़िकल पढ़ेंगे। तो चलिए हम कुछ इसके फिज़िकल नेचर देख सकते हैं ऑन देयर फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। इस चैप्टर में सिर्फ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया गया है, लेकिन मॉडर्न साइंटिस्ट ने 2, केमिकल और फिज़िकल दोनों पे किया है। तो हम फिज़िकल और केमिकल दोनों लिखेंगे अगर क्वेश्चन है तो हम अब देखते हैं फिज़िकल नेचर ऑफ मैटर, यानी कि मैटर के फिज़िकल नेचर क्या होते हैं। तो हम पहला नेचर देखेंगे, मैटर मेड ऑफ टिनी पार्टिकल्स, यानी कि बहुत छोटे पार्टिकल से बने होते हैं मैटर, ये इनका एक फिज़िकल नेचर होता है। दूसरा देखेंगे, पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, यानी कि जो पार्टिकल होते हैं मैटर के, उनके बीच में स्पेस होता है, उनके बीच में कहीं ना कहीं छोटा बहुत कम स्पेस होता है, लेकिन होता है, सब पार्टिकल्स के बीच में होता है। अब हम अगला पॉइंट देखेंगे,
पार्टिकल ऑफ मैटर आर कॉन्टीन्यूसली मूविंग, यानी कि कॉन्टीन्यूसली मूविंग यानी कि हर टाइम मूव करते रहते हैं। जब भी हम उसको पढ़ेंगे, अभी भी हम पढ़ रहे होंगे तो जो भी मैटर होंगे वो अभी भी मूव कर रहे होंगे, या आप जब एग्ज़ाम दे रहे होंगे तो भी कहीं पे कोई मैटर होगा तो वो भी मूव कर रहा होगा, यानी कि वो हमेशा कॉन्टीन्यूसली 24 घंटे 24/7 मूव करते ही रहते हैं। उनका ये नेचर ही है मूव करना। जैसे हमारा ब्रेथिंग लेना एक नेचर है, वैसे उनका नेचर है मूव करते रहना। फोर्थ देखेंगे, पार्टिकल ऑफ मेटल अट्रैक्ट ईच अदर, यानी कि वो एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। अब देखेंगे बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ टाइप, यानी कि इनको हम क्लासीफाई करते हैं तो किस तरह के हम बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं, यानी कि अगर हम मैटर को डिवाइड करेंगे तो किस बेसिस पे डिवाइड करेंगे। तो जो हम फर्स्ट बेसिस जिस पे डिवाइड करेंगे, जो हमारा फर्स्ट बेसिस है जिसके अकॉर्डिंग हम किसी भी मैटर को डिवाइड करेंगे, वो है उसका पार्टिकल अरेंजमेंट। जैसा कि आप जानते हैं अलग अलग मैटर का अलग अलग पार्टिकल अरेंजमेंट होते हैं, यानी कि उसके अंदर जो पार्टिकल होते हैं वो अलग अलग अरेंज होते हैं। तो ये 3 तरह के होते हैं, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। पार्टिकल्स में जो एनर्जी है उसके बेसिस पे भी हम करते हैं, और डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स, यानी कि जो पार्टिकल्स के बीच में दूरी है हम इस पे भी डिवाइड करते हैं। बेसिकली इसमें तीनों चीज़ पार्टिकल्स के बारे में है, क्योंकि मैटर जो होता है वो पार्टिकल से ही बना होता है। तो अब हम आगे देखते हैं कुछ पार्टिकल्स मैटर के और उनके टाइप्स। तो कितने टाइप्स के मैटर होते हैं, कितने स्टेट में पाए जाते हैं, तो देयर आर 3 टाइप ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, यानी कि 3 तरह के मैटर पाए जाते हैं। तो हम देखते हैं, पहला होता है सॉलिड, दूसरा होता है लिक्विड, और तीसरा होता है गैस। सॉलिड में जो पार्टिकल होते हैं टाइटली पैक्ड होते हैं, और लिक्विड में थोड़े लूजली होते हैं, और गैस में तो बिल्कुल फ्रीली मूव करते हैं। अब इसमें थोड़ा हम गौर से इसकी आगे देखते हैं विद। तो सॉलिड में होता है फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम, यानी कि जो शेप है वो फिक्स है और वॉल्यूम है वो भी फिक्स है। जितना सामान हम उसके अंदर डाल सकते हैं उतना ही डाल पाएंगे। जैसे एक मेटल का ग्लास, शेप भी फिक्स है, वॉल्यूम भी फिक्स है। अब हम दूसरा पॉइंट देखेंगे, स्मॉल डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स, यानी कि छोटा डिस्टेंस होता है पार्टिकल के बीच। अब टाइटली पैक है तो छोटा ही होगा, लूजली होते तो उसका शेप बदल सकता था, लेकिन शेप नहीं बदल सकता। और करते हैं वी कांट कंप्रेसिबल, इट कांट कंप्रेसिबल, यानी कि इसे हम कंप्रेस नहीं कर सकते, दबा नहीं सकते, क्योंकि ये पहले से ही फुलफिल है, ये पूरा ही अंदर फुल है, एम्प्टी स्पेस इसमें बहुत कम है, इसलिए इट कांट कंप्रेसिबल। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, यानी कि इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। जैसा कि आप देखते हैं कोई भी सॉलिड चीज़ होती है वो उतनी जल्दी टूटती, या हम उस पर मारते हैं तो हमें ही चोट लग जाती है, लेकिन उसको कुछ नहीं होता। तो ये इसीलिए होता है क्योंकि उनके पार्टिकल्स टाइटली पैक हैं, वो हमारे हाथ को अंदर अपने घुसने की जगह ही नहीं देते। अब हम देखते हैं इसका अगला एक पॉइंट, पार्टिकल्स आर पैक्ड वेरी क्लोजली, ये तो हमने देख लिया। अब हम दूसरे आगे बढ़ते हुए अपने अगले टॉपिक की तरफ देखते हैं, वेरी क्लोजली। ओके, अब हमारा जो अगला पार्ट है वो है लिक्विड। हमने पढ़ लिया सॉलिड, पढ़ लिया, अब हम लिक्विड पढ़ेंगे, इसके बाद हम गैस पढ़ेंगे। तो हम देखते हैं लिक्विड में क्या होता है। नॉट फिक्स्ड बट शेप बट फिक्स्ड वॉल्यूम। आप यहाँ पे शेप कर लीजिएगा फिक्स्ड के बाद और बट से पहले, यानी कि पानी है उसका शेप एक जैसा नहीं रहता, लेकिन उसमें हम वॉल्यूम उसका घड़ा बढ़ा सकते हैं, उसके अंदर कुछ डाल सकते हैं। लार्ज डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स, यानी कि पार्टिकल्स के बीच में ज़्यादा डिस्टेंस होता है, तभी तो उसके अंदर हम हाथ डाल सकते हैं। नहीं तो अगर ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होता, टाइटली पैक होते, तो हमारा हाथ जा ही नहीं सकता, जैसे सॉलिड में नहीं जा सकते हैं। अब हम अगले में देखते हैं ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल, यानी कि लगभग हम इसे कंप्रेस यानी कि दबा नहीं सकते हैं। और हम देखते हैं अगला पॉइंट, वीक इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देन सॉलिड, यानी कि वीक इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है सॉलिड मटेरियल के मुकाबले, वीक होता है। सॉलिड से अगर कंपैरिजन करें तो लिक्विड का वीक होता है, और गैस का इससे भी ज़्यादा वीक होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो हम अब आगे अपना बढ़ते हुए पढ़ते हैं गैसेस। अब हम गैसेस के बारे में पढ़ते हैं। नेदर फिक्स शेप एंड नॉर फिक्स्ड वॉल्यूम, ना ही फिक्स शेप होगा और ना ही फिक्स्ड वॉल्यूम होगा, क्योंकि गैस को हम कंप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि इसके पार्टिकल्स बहुत दूर दूर हैं तो उन्हें हम इकट्ठा कर सकते हैं, और वॉल्यूम भी जैसा हम चाहें अपने मन मुताबिक कर सकते हैं।
तो हम अगला पॉइंट देखते हैं, डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल आर लार्जर, यानी कि बहुत बड़ा डिस्टेंस होता है, इनमें बहुत दूरी दूरी पे पार्टिकल्स होते हैं, जैसा कि आप अपनी बुक की फिगर में देख ही सकते हैं। और हाईली कंप्रेसिबल, हम इसे कंप्रेस कर सकते हैं, जैसे कि आप हमारे घर के सिलेंडर में देखते ही होंगे, उसमें गैस जो फिल होकर आती है वो हाईली कंप्रेस होती है, उससे हमें ज़्यादा उसके साथ छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। अब हम अब अगला पॉइंट देखते हैं, फ्रीली मूविंग पार्टिकल। जब दूर दूर हैं तो फ्रीली मूव करते रहते हैं वो, जैसे कि एयर में पार्टिकल्स हैं वो फ्रीली मूव करते रहते हैं। अब हम देखते हैं, अगर हम चेंज करेंगे पार्टिकल्स स्टेट ऑफ मैटर, यानी कि मैटर को चेंज करना, इंटरचेंज इन स्टेट ऑफ मैटर। आपको पढ़ाते पढ़ाते मेरी कुछ ड्राइंग बर्बाद हो गई है, तो चलिए मैं थोड़ा ड्राइंग बना लेता हूँ पहले और उसके बाद आपको पढ़ाऊँगा, ना तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा ये देखने में। तो जस्ट कंप्लीट होने वाली, थोड़ा लैंड भी बना दूँ। अब हम सन को भी बना देते हैं और उसके बाद अपना जो है टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे इंटरचेंजिंग स्टेट ऑफ मैटर, यानी कि जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में मैटर जाते हैं उसके बारे में। जैसे आइस जो है, आइस को हम पिघलाते हैं, वो सॉलिड से लिक्विड में जाती है, इसे इंटरचेंज स्टेट ऑफ मैटर कहेंगे, यानी कि मैटर का एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाना। यहाँ पे स्टेट वो राज्य वाला स्टेट नहीं है, आप स्टेट राज्य वाला मत समझिएगा, यहाँ पे दूसरा वाला है स्टेट, यानी कि जो अवस्था है वो। तो मैटर कैन चेंज इट्स स्टेट, जैसा कि हम जानते हैं मैटर अपनी स्टेट चेंज कर सकता है, सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से गैस में। तो हम एग्जांपल में देखते हैं वाटर, पानी। अब हम देखते हैं कैसे। तो सॉलिड में भी पानी मिलता है, आइस की फॉर्म में मिलता है हमें, ठीक है, लिक्विड की भी फॉर्म में मिलता है, लिक्विड में तो वाटर मिलता है, ये आप सबको पता है, और गैस की भी फॉर्म में मिलता है, जिसे हम वाटर वेपर के नाम से जानते हैं। अब हम ये पढ़ लिया, अब हम एक प्रोसेस पढ़ेंगे जिसमें जो चीज़ें डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाती हैं उसको हम क्या कहते हैं। तो हम अब एक टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है सब्लिमेशन। जी हाँ, सब्लिमेशन। तो हम देखते हैं ये टॉपिक क्या है। द प्रोसेस इन विच सॉलिड चेंज डायरेक्टली इनटू गैस एंड ऑन हीटिंग एंड वेपर इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग, एग्जांपल कैम्फोर। तो इस प्रोसेस में जो सॉलिड चीज़ें होती हैं वो डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाती है हीट करने पर, और जो गैस चीज़ें होती हैं उसको हम कूल करेंगे तो सॉलिड में चेंज हो जाएगी, इसे हम इस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन कहते हैं। और इसका एग्जांपल कैम्फर यानी कि कपूर है। हम कपूर को जलाते हैं जब हमारा फेस्टिवल होता है कोई भी तब, और हम देखते हैं वो डायरेक्ट सॉलिड से गैस की फॉर्म में चेंज हो जाता है, इस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन कहते हैं। तो हमने देख लिया सब्लिमेशन क्या होता है। अब देख लेते हैं इफ़ेक्ट्स, देख लेते हैं कुछ टेम्परेचर चेंज करने पे मैटर का क्या होता है अगर हम उसका टेम्परेचर को चेंज करें। इफ़ेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर, तो हम देख लेते हैं जो फर्स्ट पॉइंट है उसमें क्या होता है। इसका दो पॉइंट मैं आपको बताते हुए चलूँगा। तो चेंज द स्टेट, यानी कि स्टेट चेंज हो जाते हैं। जी हाँ, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे मेटल का तो वो मेल्ट हो जाएगा। और दिस प्रोसेस ऑफ चेंज स्टेट इज़ नोन एज फ्यूज़न, यानी कि एक मैटर का अपने से दूसरे स्टेट में चेंज होना उसे हम फ्यूज़न कहते हैं, इस प्रोसेस को हम फ्यूज़न कहते हैं। जैसे सॉलिड में आइस लिक्विड से वाटर से चेंज हो गई, इस प्रोसेस को हम फ्यूज़न कहेंगे। अब हम देखते हैं इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, यानी कि अगर हम प्रेशर चेंज करेंगे तो क्या होगा, अप्लाई एन प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विड गैस। अगर हम प्रेशर अप्लाई करेंगे और टेम्परेचर घटाएंगे तो गैस लिक्विड हो जाएगी। जैसा कि आप जानते हैं एलपीजी को जब हम उस पर कंप्रेस करेंगे और उससे उसका टेम्परेचर कम करेंगे तो वो लिक्विड में चेंज हो जाती है, जैसे पानी में। अब हम अगला देखते हैं सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। जब सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को प्रेशर में रखा जाता है, जैसे हम इसे प्रेशर से हटा देंगे ये सॉलिड में चेंज हो जाएगी। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है इसे हम गैस बनाने के लिए प्रेशर में ही रखते हैं, लेकिन जैसे हम इसे निकाल देंगे तो ये सॉलिड में चेंज हो जाएगी, जिसे हम ड्राई आइस के भी नाम से जानते हैं। तो ड्राई आइस क्या होता है, सॉलिड फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज़ नोन एज ड्राई आइस। अब हम देखते हैं लेटेंट हीट क्या होती है। तो द हीट दैट चेंज सॉलिड इनटू लिक्विड एंड लिक्विड इनटू गैस विदाउट चेंज द टेम्परेचर इज कॉल्ड लेटेंट हीट। जैसा कि आप समझ गए, लेटेंट हीट सॉलिड इनटू लिक्विड में और लिक्विड इनटू गैस में कन्वर्ट करती है
उसका टेम्परेचर ना चेंज करते हुए। तो हीट का तो काम ही होता है टेम्परेचर चेंज करना, इसमें वो टेम्परेचर नहीं चेंज कर रही, वो स्टेट चेंज कर रही है। तो इस तरह की जो हीट होती है उसे हम लैटेंट हीट कहेंगे, यानी कि छुपी हुई ऊर्जा, ऊष्म ऊर्जा, क्योंकि इसमें जो हीट का बेसिक काम होता है वो कर नहीं रही है, वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज कर रही है। तो इस तरह की जो हीट होती है उसे हम लैटेंट हीट कहते हैं। अब लैटेंट हीट के बाद हम एक अपना अगला टर्म देखेंगे, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या होता है? तो द फिनोमिना ऑफ चेंज लिक्विड इनटू वेपर एट बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, इट्स कॉल्ड इवेपोराइजेशन। तो वो फिनोमिना जो चेंज कर देता है लिक्विड को वेपर में बिना उसके बॉइलिंग टेम्परेचर के पार किए हुए, यानी कि बिना उसके बॉइलिंग टेम्परेचर को पार किए हुए उसको उससे पहले ही, उस टेम्परेचर से पहले ही उसको वेपर्स में बदल देता है। उसको, इस प्रोसेस को, इस फिनोमिना को हम इवेपोराइजेशन कहते हैं। क्योंकि अगर वो टेम्परेचर उसके बॉइलिंग टेम्परेचर के बाद वो वेपर में चेंज होगा तो उसे हम कहेंगे स्टीम, बॉइलिंग। लेकिन यहाँ पे बॉइलिंग टेम्परेचर से पहले ही चेंज हो जा रहा है वेपर्स में, तो इसे हम इवेपोरेशन कहेंगे। अब हम कुछ फैक्टर देखेंगे जो इफ़ेक्ट करते हैं इवेपोरेशन को, यानी कि इस स्टेट को लिक्विड से वाटर वेपर बनने में जो कुछ दिक्कतें आती हैं। वो इंक्रीजिंग ऑफ सरफेस ऑफ एरिया, अगर हम सरफेस एरिया घटेगा तो ये जो फिनोमिना है एवेपोरेशन का ये कम होगा, इंक्रीज़ होगा तो बढ़ेगा। इंक्रीज़ ऑफ टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो ये जल्दी होगा। अब ह्यूमिडिटी अगर ज़्यादा होगी तो इवेपोरेशन कम होगा, ह्यूमिडिटी कम होगी तो इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। विंड स्पीड ज़्यादा होगी तो इवेपोरेशन भी ज़्यादा होगा। अब हम देखेंगे इवेपोरेशन जो होता है वो कूलिंग क्यों करता है। जैसा कि आप देखते हैं पसीने से कभी भी आप पंखे के नीचे आते हैं तो बिल्कुल जल्दी ठंडे हो जाते हैं। तो हम ये देखेंगे ये क्यों होता है। तो द पार्टिकल अब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग टू रीजन लॉस्ट ड्यूरिंग इवेपोरेशन, यानी कि जब हमने पढ़ा था हीट में जो पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी जाती है वो इवेपोरेशन होने के बाद लूज़ हो जाती है, तो आसपास से वो काइनेटिक एनर्जी लेते हैं, जिसके कारण आसपास का वातावरण हीट नहीं रह पाती उसमें, इसलिए आसपास का वातावरण ठंडा लगता है हमें। इसे हम इवेपोरेशन कॉजिंग कूलिंग भी कहते हैं। अब हम इवेपोराइजेशन और बॉइलिंग में डिफरेंस देखेंगे। अभी तक हमने इवेपोराइजेशन के बारे में पढ़ा, अब हम बॉइलिंग के बारे में और इन दोनों में डिफरेंस देखेंगे। तो इवेपोराइजेशन में जो वेपर निकलते हैं किसी भी सब्सटेंस के, या वाटर एग्जांपल ले लेते हैं हम, तो जो वाटर के वेपर्स निकलते हैं वो उनमें स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर प्रेजेंट होती है। लेकिन जो बॉइलिंग होता है ये सब्सटेंस के बॉइलिंग पॉइंट के बाद होता है और इसमें बिल्कुल भी वाटर ड्रॉपलेट्स नहीं होती, ये सिर्फ स्टीम होती है। तो हम अब एक मैथमेटिकल देखेंगे जो आपके बुक में है, कन्वर्ट इनटू सेल्सियस, यानी कि केल्विन में दे रखा है, हमें सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। तो हमें जब भी केल्विन में दे रखा होता है हमें सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए केल्विन में से 273 माइनस करना पड़ता है। तो हमें देखिए 300 केल्विन दे रखा है, 273 माइनस करेंगे तो 27 डिग्री केल्विन। अब अगला हमारा है इक्वेशन 573 केल्विन। तो जब हम 573 केल्विन में 273 माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 300। अगर हमें केल्विन को सेल्सियस में बदलना है तो 273 माइनस करना पड़ता है। तो इसी के साथ ये चैप्टर हमारा ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।